हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका भूगोल आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 110.5 मील, 111.9 किलोमीटर कि 111.7 मील। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 111 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री का जो मान होता है वह आपका हो जाता है 111 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, या जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, या जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो देशांतर रेखा होती है वह आपका होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है उसको मिलाने वाली जो आपकी काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको ही हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है वह आपका वाशिंगटन डीसी से जाती है, कि लंदन से जाती है, कि रोम से जाती है, कि प्राग से जाती है। तो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा जो है वह आपका गुजरती है लंदन से। जी हाँ दोस्तों, लंदन से गुजरती है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी व पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर को, कि 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर को, कि 0 डिग्री अक्षांश के क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण में स्थित देशांतर को, कि 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्व में स्थित देशांतर को। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर होता है उसे ही जो है कि हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है? 23 घंटे, 24 घंटे, 23 घंटे 30 मिनट, 24 घंटे। तो देखिए, जो पृथ्वी है वह अपना एक चक्कर जो है कि 24 घंटे में पूरा करती है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे पृथ्वी को लगते हैं एक चक्कर पूर्ण करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में कितना अंतर होता है? तो जो देशांतर रेखा होती है उसमें जहाँ पर 1 डिग्री का अंतर आ जाता है तो पूछा गया है कि कितना समय का अंतर होता है, 4 मिनट, 3 मिनट, 40 मिनट कि 30 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है वह है 4 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थान पर सूर्योदय पहले होता है? पृथ्वी पूर्व में से पश्चिम घूमती है, कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, कि ए और बी दोनों, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कारण होता है कि जो पूर्व में स्थित स्थान है वहां पर सूर्योदय पहले होगा? तो वह कारण है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्थानीय समय लोकल टाइम किसे कहते हैं?
जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाले समय को कहते हैं। कि जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूर्व होने पर स्थानीय घड़ी में जो समय दिखाएगा उसको कहेंगे। कि जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर ग्रीनविच मध्य रेखा की घड़ी में दर्शाने वाले समय कहेंगे। कि जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पश्चिम होने पर स्थानीय घड़ी में दिखाने वाले समय को कहेंगे। तो इनमें से किसको कहेंगे? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए आपका है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर जो स्थानीय घड़ी में समय दिखाएगा उसे ही स्थानीय समय कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया था? 1882 में, 1884 में, 1886 में कि 1880 में? तो देखिए, जो ग्रीनविच देशांतर को 0 मानकर समस्त विश्व को कटिबंधों में बांटा गया था, तो यह बांटा गया था 1884 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1884 में बांटा गया था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना डिग्री है? 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है? तो देखिए, जो भारत का देशांतरी विस्तार है यह आपका 30 डिग्री है। जी हाँ दोस्तों, 30 डिग्री है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी मानी जाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानी जाती है कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को मानी जाती है कि 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मानी जाती है कि 82.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को माना जाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर वह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी गई है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5 घंटे आगे है, 4 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है कि 4.5 घंटे आगे है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 5.5 घंटा आगे। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो समय है वह मानक ग्रीनविच समय से जो है कि वह 5.5 घंटा आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है वह 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य तप किसे कहा जाता है? पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को, कि पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को, कि उपयुक्त में से सभी? तो देखिए, जो सूर्य तप होता है उसको कहते हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा होती है उसको ही हम लोग सूर्य तप कहते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क एवं मकर रेखा पर, कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को? तो देखिए, जो सूर्य तप प्राप्त होता है अधिकतम जो है वह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो है अक्षांश के मध्यवर्ती भाग में प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा कम होने का क्या कारण है? तो ध्रुवों की ओर सूर्य का टेम्परेचर होता है वह कम होता है। क्यों ऐसा होता है? जब ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों का लंबवत होना होता है, इसलिए होता है कि ध्रुव की किरणें सूर्य की किरणों का तिरछा होना होता है कि ये और भी दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि जो ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है कि सूर्य की किरणें वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पड़ पाती हैं, सूर्य की किरणें वहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। इस कारण जो है कि सूर्य ध्रुवों के सूर्य तप की मात्रा जो है वहाँ पर अच्छे से नहीं लगती और वहाँ पर जो है कि कम मात्रा में सूर्य तप पहुँच पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्रुवों पर विषुवत रेखा
का कितना प्रतिशत सूर्य तप प्राप्त होता है? 20%, 30%, 40% कि 10%? तो ध्रुवों पर जो विषुवत रेखा पर जितना सूर्य तप प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा ध्रुवों पर जो है कि सिर्फ 40% सूर्य तप प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 40%। मान लीजिए कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस विषुवत रेखा पर प्राप्त हो रहा है तो सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस ही जो है कि ध्रुवों पर प्राप्त होगा, तो ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? देशांतर के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, ए और बी दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है अक्षांश के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर जो सूर्य तप का वितरण होता है यह अक्षांश के अनुसार अलग अलग होता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल की किन प्रक्रियाओं का प्रभाव रहता है? परावर्तन का, प्रकीर्णन का, अवशोषण का कि उपयुक्त सभी का? तो देखिए जो सूर्य तप होता है उसका वितरण जो है वायुमंडल में परावर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, प्रकीर्णन का भी प्रभाव रहता है, अवशोषण का भी रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कटिबंधों का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर, ए और बी दोनों के आधार पर कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो कटिबंधों का जो है कि सीमांकन है इसका जो है कि किया जाता है अक्षांश के आधार पर। अक्षांश के आधार पर ही कटिबंधों का सीमांकन किया जाता है और इसके अनुसार ही, अक्षांश के अनुसार ही जो टेम्परेचर होता है वह अलग अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में कि 6 भागों में? तो देखिए कटिबंधों के अगर विभाजित करने की बात हम करें तो इसको जो है कि 3 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पर यह पूछा गया कि जो भूमध्य रेखा है वह ग्लोब को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में कि 5 भागों में? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है कि 2 भागों में बांटती है, तो इस चीज को याद रखेंगे, 2 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उष्णकटिबंध किसे कहते हैं? विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक के भाग को, कि विषुवत रेखा से मकर रेखा तक के भाग को, कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को हम लोग जो है उष्णकटिबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, लंबवत होती हैं कि ए और बी दोनों होती हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वह लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है कि गर्मी भी ज़्यादा रहती है भूमध्य रेखा पर, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह कुछ इम्पोर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन थे जो कि आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका भूगोल आता है तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है कि आपके जीएस पोर्शन में भूगोल से आएंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि रिपीट करके देखेंगे तो एक बार में नहीं याद होगा, 2 बार में याद हो जाएगा, 3 बार में याद हो जाएगा, और सिर्फ एक बार देख करके बंद कर देंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।